नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 8 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। प्रथम पाली की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। प्रथम पाली की एग्जाम में मैथ और रीजनिंग से जो भी प्रश्न प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। दोस्तों सभी प्रश्न रियल है, यहाँ तक कि आंकड़े भी रियल है। आज एग्जैक्ट प्रश्न प्राप्त हुआ, एक शाखा संबंधी मेरे एग्जाम देने गए थे, वही बताया है। तो अधिकांश क्वेश्चन जो है आंकड़े भी सेम ही रखा गया है जो एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों आज की मैथ की लेवल की बात करें तो काफी ईजी लेवल जो है कर दिया गया है। आज प्रथम दिन है थर्ड फेज की, तो आज जो है सेकंड फेज के शायद या थर्ड फेज के प्रथम दिन है, क्योंकि कल गैप था। तो आज जो है लेवल काफी ईजी कर दिया गया है और थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाया गया है। आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि जो मैं अपने तरफ से मैथ का वीडियो सजेस्ट करता हूं या जीके जीएस का वीडियो सजेस्ट करता हूं उससे आपको फायदा होता है या नहीं होता है। कल मैंने 2 वीडियो बताया, उससे जो है 6-7 जीके हूबहू टकरा गया। आप देख लीजिएगा जब जीके का एनालिसिस लेकर आऊंगा। तो फिलहाल मैथ का एनालिसिस देख लीजिए क्या क्या पूछा गया था। किसी गोले का बाहरी त्रिज्या 9 सेमी तथा आंतरिक त्रिज्या 8 सेमी था। गोले का आयतन पूछा जा रहा था। अब गोले का आयतन में अगर एक ही त्रिज्या हो, आंतरिक त्रिज्या, तब तो हो जाता है आपका 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन यहाँ पे 2-2 त्रिज्या है। इसका मतलब ये गोला जो है ना खोखला गोला है, खोखला, बाहर में एक शील्ड चढ़ा हुआ है इस प्रकार का। ठीक है, तो ओरिजिनल त्रिज्या कैसे निकलता है, तो इसका क्या सूत्र होता है खोखला गोला का? तो खोखला गोला का आयतन हो जाता है आपका 4/3 पाई, और जो बड़का आर रहता है उसका क्यू और छोटका आर रहता है उसका क्यू, यही होता है। इसी में आपको डाल देना है, आंसर आपका निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4/3 गुने 22/7 और बड़का आर का क्यू करेंगे तो 9 का क्यू करेंगे, 9 का क्यू करेंगे तो आप 729 होता है, 9 9 81 9 729 है ना। और माइनस करना 8 8 14 8 8 64 इंटू 8 करेंगे तो 512 हो जाता है। ठीक है, 512 में 729 में से 512 घटा लीजिए तो हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, 217 निकला। इस रिजल्ट का मान कितना निकला? 217 निकला। मैं फिर से कर लूं, 4/3 गुने 22/7 गुने 217। अब इसी को कैलकुलेशन नहीं कर लीजिएगा तो आंसर नहीं निकल जाएगा। अब यहाँ 7 से कट जाएगा तो 7 ये 21 और 7 1 7 है ना, 31 से कट गया, अब तो कटेगा नहीं। तो 31 22 चौका 88 हो गया, 88 गुने 31/3। इसी का वैल्यू आप निकाल लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। गोले में जो और प्रॉब्लम बन सकती है वो बनती है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। और कुछ गोला में होता नहीं है। और जब पिघला के बड़का गोला को छोटका छोटका गोली में बनाएगा तो आपको आयतन का सूत्र लगाना है, देखना है कितना बनना है, दोनों को बराबर कर देना है। ठीक है, चलते हैं आगे। एक बेलन से 2 प्रश्न पूछे गए आज। बेलन की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया था 1628। इसके बाद ऊंचाई और रेडियस की योग दे दिया था कि 37 सेमी है। तो आयतन पूछा जा रहा था। अब बना नहीं लीजिएगा, सबसे पहले बेलन के बारे में थोड़ा परिचित हो जाइए। सब दिन बताता हूं क्योंकि बेलन सब दिन 2-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। बेलन और ये समचतुर्भुज, ये कम मतलब फिक्स कर लिया है एग्जामिनर ने। अब देख लीजिए, बेलन का यहाँ से यहाँ तक हाइट होता है और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस होता है। ठीक है, आयतन क्या होता है? वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच होता है। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच तो होता ही होता है, 2 पाई आर एच होता ही होता है। और दोनों मुंह कैसा है? सर्किल जैसा है। तो 2 बार जो है वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसी को हम जब कॉमन ले लेते हैं तो 2 पाई आर तो कॉमन आ जाएगा, एच प्लस आर इंटू अंदर बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये तो हो गया सूत्र की बात। अब इसे हम बनाते हैं। ठीक है, इसको बनाएंगे कैसे? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है आपका, मतलब क्या दिया है? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर का मान दिया है आपको, कितना? 1628 दिया है। ठीक है, 2 गुने 22/7। आर का वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एच प्लस आर का योग जरूर पता है कि 37 है। तो यहाँ मैं 37 रख दिया, बराबर 1628 हो गया। ठीक है, अब मैं देखूं 11 दूनी की 22 काट दिया, 11 का 11 और 5 पर 2 52, 11 चौका 44, 11 8 कट गया। ठीक है, अभी 2 2 ना 4, चारों से एक बार मुड़ा दिया, 4 3 12 2 7 8 37 आ गया। इस 37 से 37 को उड़ा दिया तो ये r/7 का वैल्यू आ गया 1। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, अब आर का वैल्यू आपके पास 7 आ गया तो एच प्लस आर का वैल्यू तो है 37। तो आर का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 7 और यही 7 इधर जाके घट जाएगा 37 में से 7। तो एच का वैल्यू कितना आ गया? 30। अरे स्वाभाविक सी बात है, एच प्लस आर का वैल्यू 37 है, आर का वैल्यू 7 आ जाएगा तो एच का वैल्यू 30 नहीं होगा। अब एच का वैल्यू भी आपको पता है कि 30 है, आर का वैल्यू भी पता है कि 7 है। क्या पूछा जा रहा है? आयतन क्या होता है? 22/7 यानी पाई आर स्क्वायर का मतलब 7 गुने 7 और एच का मतलब 30। तो काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 या 21 210 और गुने 22। अब 22 गुने 21 कर लेना है, एगो जीरो डाल देना है। 22 गुने 21 कर लेना है, एगो जीरो डाल देना है। तो कैसे करते हैं गुना? या तो स्क्वायर करके निकालिए या 22 गुने 21 ऐसे कर लेते हैं, 22 गुना के 44, 44 पे एगो जीरो डाल देंगे क्योंकि दशमलव वाले अंक से कर रहे हैं ना, इससे 2 से किए हैं। ठीक है, और प्लस 22 से 22 तो कितना हो गया? 462 एगो जीरो डाल देना है तो 4620 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। बेलन से एक और प्रश्न ऐसे पूछा गया, हूबहू एग्जैक्ट आंकड़ा है।
हाँ, इसमें आंकड़ा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, पहले बताता हूँ, इसमें आंकड़ा डिफरेंट है। बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और व्यास जो है आपका 10 सेंटीमीटर है बेलन का वक्र पृष्ठ। अभी बताया बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr। बार बार नहीं बताऊंगा, वीडियो लेंथी हो जाएगा, क्योंकि एक ही फॉर्मूला को 4 बार बताने से क्या फायदा, आप खुद ही एक बार में सुन के समझ सकते हैं ना। तो 2πr में आपको इसको डालना है, तो क्या होता है 2πr का 2 गुने 22/7 और r कितना हो जाएगा, क्योंकि व्यास 10 है तो r कितना हो जाएगा 5 और हाइट कितना है 14, काट दीजिए, 7 दूनी की 14 हो जाएगा, है ना। 5 दूनी के 10 दूना के 20 गुने 22 नहीं हो जाएगा, तो 22 दूना के 44 है, वो जीरो नहीं हो जाएगा, तो 440 आपका आंसर नहीं हो जाएगा वक्र पृष्ठ। 440 वर्ग मीटर, क्योंकि जो क्षेत्रफल है उसे वर्ग मीटर में हम काउंट करते हैं, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पूछा गया था, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 28% अधिक रख दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए क्रय मूल्य आपका सीपी जो है 100 रुपया है आरएस, ठीक है, और आपने जो इसका रिटेल प्राइस कैसे कर दिया, लिख के अपने से स्टिकर चिपका दिया लिख के, ठीक है। कितना कर दिया 28% ज्यादा लिख दिया, तो 128 रुपया लिख दिए होंगे, क्योंकि 100 रुपया की वस्तु है, ठीक है। अब इस क्रय मूल्य पे बोल रहा है कि 10% की छूट दे दिया, ठीक है, तो लाभ पूछा जा रहा है। तो 10% का छूट देंगे तो भैया 90% बचेगा ना, किसी भी चीज को आप 10% कम कर दोगे तो 90% बचेगा ना, तो यही 90% मैं लिख दिया 90/100। अब एक जीरो से एक जीरो उड़ गया, और 28 को 9 को गुना करेंगे ना, तो 28 को 9 को गुना करेंगे तो 128 98 1 5 और 9 1552 आ जाएगा। और चूंकि बट्टा में 10 है तो एक जीरो मैं डाल दूंगा यहाँ पे, तो 115.2 आएगा, करके देखिएगा आप, ठीक है। मैं थोड़ा ऐसे ही कर दिया, क्योंकि जगह कम रहता है तो मैं मन में ही अधिकांश गुना कर देता हूं, अगर आप भी आपको भी ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो 115.2 आया। अब 100 रुपए की वस्तु को 115.2 रुपए में बेचोगे तो कितना लाभ होगा, आप ही बताना। 115.2 में बेच रहे हो 100 रुपए की वस्तु का, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो 15.2% ना लाभ होगा, क्योंकि लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य होता है, और 100 रुपया क्रय मूल्य लोग इसीलिए मान लेता है कि हमें लास्ट में प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि नहीं निकालना पड़े, ठीक है, क्योंकि बात बराबर हो जाता है। देख लीजिए 15.2 रुपया अधिक आया था, 115.2 रुपया बिका था, ठीक है, गुने लाभ गुने 100 करेंगे। क्रय मूल्य कितना माने थे हम, सीपी 100 रुपया माने थे, तो यही 100 नीचे करेंगे तो कर जाएगा, इसीलिए लोग 100 रुपया मानता है कि करना नहीं पड़े लास्ट में, तो डायरेक्ट 15.2% आपका आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पूछा गया था कि 5800 रुपये का 4 वर्षों में 8% दर से 20,000 पूछा था, अमाउंट पूछ रहा था। तो मैं आपको साधारण ब्याज बताने का क्या बताया हूं कि क्या होता है साधारण ब्याज, तो पी का क्या होता है आर गुने टी प्रतिशत, इतना ही ना होता है साधारण ब्याज, कि मूलधन का आर और मतलब रेट और समय को गुना कर लीजिए और इतना ही प्रतिशत आपको मूलधन का निकाल देना है। तो यहाँ पे कितना प्रतिशत हो जाएगा, 8 का 32% आपको जो है मूलधन का निकालेंगे तो निकलेगा ब्याज। लेकिन यहाँ मुझे पूछ रहा है मिश्रधन, मतलब 100% तो पहले कोई ना कोई मतलब अपना राशि रहता है, और जब टोटल मिल जाता है तो ब्याजों उसमें जुड़ जाता है, तो ब्याज मतलब मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन होता है। तो मूलधन 100%, अब 32% ब्याज मिलेगा इस पर, तो टोटल 132% ना हो जाएगा। 132% आपको निकाल देना है किसका, मूलधन का 5800 रुपए का, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया, 132 गुने 58 कर लेना है, आपका आंसर हो जाएगा। इसका गुना करके आप मुझे पोस्ट कीजिएगा, तभी मैं समझूंगा कि आप कॉन्शियस हो, ठीक है। मुझे बताइएगा कितना आया, 158 गुने 32, इसका आंसर कितना आया। एक प्रश्न यहाँ पे आपसे मूल पूछा जा रहा था दोस्तों, मूलों का योग अगर पूछा जाए ना तो बहुत इजी हो जाता है। मूलों का योग अगर पूछा जाए तो 1 सेकंड का काम है मूलों का योग, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मूल पूछा जा रहा है तो बनाना पड़ेगा। मूलों का योग क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। तो अगर यही समीकरण होता और मूलों का योग अगर आपसे पूछ लिया जाता तो -b/a, तो -11 बाय, और a के पछवाड़ा में क्या है, a किसे बोलते हैं, जो x² के पीछे रहता है, b किसे बोलते हैं, जो x के पीछे रहता है, और c कॉन्स्टेंट टर्म में कुछ नहीं रहता उसे c बोलते हैं। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म अभी बता देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे -b/a में अगर इस समीकरण के अकॉर्डिंग अगर मूलों का योग पूछा जाता तो क्या होता, तो -11 अब बट्टा 2, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस गुना प्लस हो जाता है भाई, तो 11/2 आंसर हो जाता है मूलों का योग। अगर मूलों का गुणनफल पूछा जाता है ना समीकरण में, द्विघात समीकरण में, तो c/a होता है, तो c का वैल्यू यहाँ पे क्या है, +15 है तो +15 ले लेंगे और a ले लेंगे 2, तो c/a हो जाएगा। तो ये मूलों का गुणनफल है, ठीक है। और मूलों का योग अभी आपने देखा -b/a, लेकिन यहाँ पे मूल पूछा जा रहा है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। मूल का योग पूछा जा रहा है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 15 दूनी की 30 होना चाहिए, और 11 भी आ जाना चाहिए बीच में घटा के या जोड़ के, तो 6×5 30 मुझे दिख रहा है। तो 2x² माइनस हम कर लेंगे 6x, माइनस कर लेंगे हम 5x, प्लस कर लेंगे 15 बराबर 0। आपको कैसे ही आना चाहिए, कैसे समझ में आता है कि भैया ऐसे ही करना है, क्योंकि और भी कोई मिल जाएंगे लेकिन कोष्ट का चीज नहीं मिलेगा, मैं बताता हूँ आगे बताता हूँ, समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देख लीजिए 15 और 2 को गुना किया तो कितना हुआ, 30 है हुआ, और इन दोनों को गुना कीजिए फिर भी 30 होगा, ठीक है, 6×5 30, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो जो बीच में आंकड़ा रहेगा वही आएगा, -6x, -5x, -11x नहीं हो गया, तो ऐसे ही आपको गुणनखंड बनाना है, ठीक है। तो अभी मैं फिर से लिख लेता हूँ, मिटा दिया भैया, मैं 2x² -6x -5x
प्लस 15 बराबर 0। अब आप चाहते हैं कि मैं 5x को पहले लिख लूं तो गलती हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉमन टर्म नहीं आएगा ना, तो फिर आप बहुत लफड़े में पड़ जाओगे, इसीलिए पहले 6 लिखा मैं, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे हम, ठीक है। तो अब मैं 2x इसमें से कॉमन ले लिया तो क्या बचा, खाली x बचा, -3 होगा, और -5 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, x -3 होगा। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, आपको इतना भी समझ तो आनी ही चाहिए कि ये माइनस में माइनस गुना होगा तो प्लस 15 हो जाएगा, ये भी एग्जैक्ट मैच कर रहा है, तो हमारा समीकरण सही है जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब जो इसमें 2 मान निकल गए, एक क्या निकला भैया, 2x - 5 निकला, 2x - 5 निकला एक, और दूसरा क्या निकला, x - 3 निकला। तो अब इस समीकरण के 2 मान होंगे, इसके जो है 2 मान होंगे, ठीक है। अब 2 मान कौन से होंगे, तो एक मान तो हो गया, क्या क्या निकला है भैया याद रखना, 2x - 5 निकला है एक, और एक निकला है x - 3 निकला है, ठीक है। तो एक मान क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 5/2, और एक मान क्या हो सकता है, x बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। x बराबर 3 हो जाएगा और x/5 हो जाएगा। अब मैं साबित करके दिखाता हूं, अभी बताया था ना कि मूलों का योग क्या होता है, c/a होता है। आप c/a कीजिए, मूलों का गुणनफल c/a होता है, माफ कीजिएगा, तो c/a कीजिए, 15/2 होगा। इसको अभी आप गुना कीजिए दोनों को, 15/2 नहीं हो गया, 5/2 और 3 को गुना कीजिए, 15/2 हुआ जी, 5/2 और गुने हम 3 कर लिए तो 15/2 नहीं होगा। यही तो बताए थे कि मूलों का गुणनफल डायरेक्ट c/a होता है। अब मूलों का योग क्या होता है, b/a होता है। आप दोनों को जोड़िए, 11/2 आ जाएगा, दोनों को जोड़िए, जोड़िए 5/2 प्लस 3, 5 और 6 11/2 आ गया। तो इस प्रकार से ये समीकरण चलती है। आई होप आपको मजा आया होगा, और इसमें जो आप कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप कंफ्यूज नहीं होगा, चाहे मूलों का योग पूछे, गुणनफल पूछे, या पार्टिकुलर मूल पूछे। पार्टिकुलर मूल पूछे तो आपको सॉल्व करना है, गुणनखंड विधि से आपको देखना है इन दोनों को गुना करके कितना आ रहा है, इस बीच में जोड़ने या घटाने से इतना ही आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मूलों का गुणनफल पूछे तो डायरेक्ट c/a करना है, और मूलों का योग पूछे तो -b/a करना है। अब ये भी मैं आपको साबित भी कर दिया, क्योंकि मैं मूल निकाल के फिर दिखाया कि मूलों का योग होता है -b/a और गुणनफल होता है c/a, और मैच किया डाटा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था बहुलक से, बहुत ही इजी, और ये एग्जैक्ट आंकड़ा है, 48 आंसर था। लड़का बता रहा था भैया 48 आंसर था, डायरेक्ट 48 मार के आए हैं, क्योंकि 48 4 बार आया था। अब ये बीच की आंकड़ा मुझे पता नहीं क्या था, लेकिन बोल रहा है कि 48 आंसर था, 48 4 बार था, इसलिए मैंने 48 को यहाँ पे सबसे ज्यादा बार रखा है। अब बहुलक क्या होता है जी, बहुलक जो होता है कि जितने भी आंकड़े हैं, ये जब जितने भी आंकड़े हैं देख लीजिए, 48 48 62 53 50 51 39 48 48 39 48, ये जो भी है, जो सबसे अधिक बार आएगा ना, ये आपका बहुलक होगा। जो सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है ना, ये आपका जो होता है बहुलक होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 48 जो है 4 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 बार रिपीट हो रहा है। 5 बार हमको लगता है 10 संख्या नहीं है, 4 गो जाति का है, तो 5 गो तो अब इससे तो कम में होगा, तो मैं आगे पढ़ूंगा भी नहीं। तो 5 हो गया हमारा, 5 बार 48 हो गया, तो 48 हो गया हमारा बहुलक, ठीक है। 48 हो गया बहुलक। अगर इसी संख्या में आपको माध्य पूछ दिया जाए ना, माध्य, तो माध्य पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे, सबको जोड़ के जितने डिजिट है उससे भाग दे दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार भाग दे दीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सबको जोड़ देना है, तो ये हो गया आपका माध्य। लेकिन माध्यिका पूछे ना तो इतना जल्दी नहीं कीजिएगा। माध्यिका जब पूछे ना तो आपको या तो अवरोही माने घटते क्रम में, अवरोही या फिर आरोही। आरोही माने होता है बढ़ता क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अवरोही माने होता है घटता क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसे डिसेंडिंग भी बोलते हैं और इसे असेंडिंग भी बोलते हैं। तो आप बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं। तो चाहे कोई भी क्रम में आप पहले सजा लीजिए, उसके बाद जो बीच में बच जाता है ना, वो आपका माध्यिका हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं 5 आंकड़ा ले लिया, ये 5 आंकड़ा ले लिया, तो 2 इधर से 2 इधर छूट गया, तो यही हो जाएगा माध्यिका, ठीक है। लेकिन पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना जरूरी है, नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अभी मैंने आपको बहुलक बता दिया, सबसे अधिक बार रिपीट, फिर माध्य बता दिया कि सबको जोड़ के सबसे भाग, जितना आंकड़ा है उससे भाग। उसके बाद माध्यिका बता दिया कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है और बीच वाला हो जाएगा। आप कहेंगे कि जब 8 संख्या होगा तब तो कटेगा ही नहीं। मान लीजिए 6 ले लेते हैं हम, 2 2 4 2 6, तो 2 इधर छोड़िए 2 इधर छोड़िए, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, वही माध्यिका होगा, ठीक है। एक एक चीज बता दूंगा आपको, एग्जाम में ऐसा ना लगे कि मुझे कुछ भी नहीं, मतलब मैं देखा नहीं इस प्रकार का। आप सिर्फ जुड़े रहिए, पास कराना मेरी गारंटी, ठीक है। एक प्रश्न इस प्रकार का आपको देखने को मिला है सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है, कि x का कुछ वैल्यू दिया है और x + 1/x का मान पूछा जा रहा है। मैं आपको परिमेयकरण कराना सिखा दिया हूं और ये भी बता दिया हूं कि भैया आप देख लीजिए, x अगर मैं उसको 1/x में लिखूं तो 1/x ऐसे लिखना पड़ेगा, और x का वैल्यू क्या है, 7 - 4√3 है। मुझे दिख रहा है कि इसका साइन पलट दूंगा ना तो ऊपर में आ जाएगा डायरेक्ट, 7 + 4√3 लिख सकता हूं, x/1/x का मान। कैसे लिख सकता हूं भाई, आपको मैंने परिमेयकरण करना सिखाया है। ये 1/x लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे ना जी, इस आंकड़े के हिसाब से ऐसे लिखोगे। परिमेयकरण करोगे तो 7 प्लस साइन चेंज करना पड़ता है, ठीक है, साइन चेंज करना पड़ता है, इसे ही परिमेयकरण बोलते हैं। 7 + 4√3, ठीक है। अब ऊपर में तो 7 + 4√3 हो गया, लेकिन नीचे में a + b × a - b के फॉर्म में है जी। तो क्या होता है, a + b × a - b, a² - b² होता है, ठीक है। आपको फार्मूला सिर्फ यही नहीं कि a² - b² बराबर a + b × a - b ही लगाना है। कभी कभी a + b × a - b का मान a²
माइनस बी स्क्वायर में भी लगाना जरूरी पड़ेगी, जैसे यहाँ जरूरी पड़ गई हमें, तो हमें जो है विस्तृत फॉर्म दिया है, हमें शॉर्ट फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो 7×7 = 49 में से 4 चौका 16 48 जाएगा, तो एक के नहीं बचेगा, तो एक लिखो नीचे में, चाहे नहीं लिखो, बात तो बराबर है ना। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट 7 + 4√3 लिख देता हूं। अब देखिए x + 1/x, x का वैल्यू क्या है 7 मान लीजिएगा 7 - 4√3 है, और प्लस 1/x जोड़ना है। 1/x का मान कितना आया था 7 + 4√3 आया था जी, यही आया था ना। तो 4√3 प्लस में, अब 4√3 माइनस में कर देगा, 7 7 14 नहीं हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। और ये कंफ्यूज करने के लिए रूट वाला ऑप्शन दिया रहता है, लड़का लोग जो जिसको नहीं आता ना, रूट वाला आंसर तुक्का मार के आ जाता है, घर पे आता है तो बोलता है अरे बाप रे क्या हो गया ये, है ना। एक प्रश्न रेल से सब दिन प्रश्न आ रहा है, आपको रेल वाला देख के जाना, और मैं पूरा बताया हूं, इसमें जो भी थ्योरम होता है सब दिन बताता हूं, आज ही बताऊंगा। अगर समान दिशा में दोनों रेल जा रही है, फिर रेल के साथ कोई एक और ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो सापेक्षिक चाल जो होगा ना वो घट जाएगा, v1 - v2। अब रेल के साथ हम दौड़ रहे हैं तो हमारा चाल तो कम होगा ना जी, तो रेल के चाल में से हमारा चाल घटेगा, ऐसा नहीं कि हमारे चाल में से रेल के चाल घटा दीजिएगा, ठीक है, गलती हो जाएगी। अगर विपरीत दिशा में जा रहा है, एक रेल मान लीजिए इधर जा रहा है और मैं इधर आ रहा हूं, ये मैं हूं, मैं इधर आ रहा हूं, तो हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो v1 + v2 ये सापेक्षिक चाल हो जाएगा। इसके बाद समय बराबर दूरी बटा चाल आपको याद रखना है, एवरग्रीन फार्मूला है, यहां तक कि आपको जो है 12th के मैथ में भी काम आता है, ये हर जगह काम आता है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इतना से काम चल जाएगा। बाद बाकी आपको जो है किलोमीटर में जो है मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से गुना कर दीजिए। इसके बाद अगर आपको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से गुना कर दीजिए। बस इतनी सी बात याद रखनी है, आपका रेल में कोई प्रॉब्लम नहीं छूटेगा। आप जो है यहाँ पे बना लीजिए 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में जा रहा है, तो मतलब चाल क्या हो जाएगा, सापेक्षिक चाल, टोटल वॉल्यूम मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा 84 + 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। अब मैं देख रहा हूँ समय सेकंड में है, जिसे मैं सेकंड में बना लूं, तो 90 × 5/18 से गुना करके सेकंड में बना लूं, मीटर प्रति सेकंड में, तो 18 × 5 = 90, 25 मीटर प्रति सेकंड चाल हो गया। ओरिजिनल चाल जो हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड हो गया जी, सापेक्षिक चाल, ठीक है। और 4 सेकंड लग रहा है इसको रेलगाड़ी को पकड़ने में। और तो क्या पूछ रहा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई, और ये भी बताया था कि पेड़ का, आदमी का, गधा का, पोल का, इस सब का जो है दूरी नगण्य माना जाता है, 0 0। तो यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी होगा, और आदमी का दूरी जो है ये तो 0 हो जाएगा, है ना। तो इसको पार करने में कितना समय लगा है, तो 25 से गुना नहीं कर देंगे, तो 25 चौका 100, तो 100 मीटर का रेलगाड़ी है, 2-3 डिब्बा का होगा, मालगाड़ी सब, है ना। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जो भी प्रश्न प्राप्त हुए आपके सामने लाए। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा, जीके जीएस का एनालिसिस को देखना ना भूलिएगा, क्योंकि आज मैं आपको जोर से बोल रहा हूं कि यहाँ पे कल ही जो मैं बताया वहां से 4 से 5 क्वेश्चन एग्जैक्ट टकराए हैं, और 3 दिन पहले जब एग्जाम नहीं था उस दिन मैं आईपीएल का पूरा डाटा दिया था, आईपीएल से क्वेश्चन आज ही पूछा गया है। तो दोस्तों एनालिसिस का आपको यही फायदा होने वाला है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। जय हिंद।